तो चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। हमेशा की तरह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमें समझना है कि ये कैसे अराइज हुआ। तो हम लेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर दिया था, साइंटिस्ट का नाम था केकुले। केकुल, केकुले भी बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में नाम लेते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन केकुल बोलते हैं, केकुल स्ट्रक्चर्स। तो केकुल ने क्या बोला कि बेंजीन जो है ना, अभी तो तुम्हें पता है कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, उस समय नहीं पता था। तो बेंजीन का बोला कि ये दो तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है बेंजीन। इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में शिफ्ट है, दोनों एक स्ट्रक्चर वैलिड है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये पता चला कि इसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब रेजोनेंस होता है तो देखा गया कि भाई इसमें तो सारे बॉन्ड इक्वल है। अगर तुम इसमें देखो तो इसमें 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर तुम इनकी बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ आएगी ऑलमोस्ट कार्बन कार्बन 1.5 बॉन्ड के अराउंड। वो इसका आंसर क्या था? डीलोकलाइजेशन। तो हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया जिसे बोला रेजोनेंस, और रेजोनेंस बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है। फिर ऑर्बिटल पिक्चर हम बेंजीन की देखेंगे तो किस तरीके की होती है कि इसमें पी ऑर्बिटल जो है ना एक रिंग के अराउंड फॉर्म करते हैं, और इसी में पूरा इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह की इसकी एक अपर लोब है, एक लोअर लोब है। तो ये पूरा डीलोकलाइज्ड है। देखिए ये तो है इसका ऐसा जब कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा एक डीलोकलाइज सिस्टम होता है। ठीक है, तो दिक्कत क्या होने लगी? दिक्कत ये होने लगी, अच्छा भाई अगर ये मतलब इसमें अगर इसमें डबल बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन है तो कितनी स्टेबिलिटी है उस स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो वो स्टेबलाइजेशन निकालने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए। क्या तरीके थे कि भाई जो हमारा मतलब वही हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मतलब अगर हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालें तो रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी अब इसकी निकाली गई। रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली कैसे निकलती है कि अगर हम इसको हाइड्रोजनेशन कर दें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हाइड्रोजनेशन करें, ठीक है, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 डालें, तो जो भी डीस्टेबलाइजेशन इसकी वजह से होगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, यानी इसकी पूरी रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो उसी एनर्जी का जो मेजर है वही रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी को अगर हम मतलब इस एनर्जी में अगर हम, तो इसकी वैल्यू क्या है? +208 कितनी है? +208 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है अगर इससे 3 हाइड्रोजन निकाले। उल्टा भी ले सकते हो कि मतलब इसमें नेगेटिव -208 एनर्जी निकलती है। अगर मैं इसकी ये करूं, क्या करूं, मतलब इसमें अगर मैं -3H2 निकाल दूं, ठीक है, तो हमारा बनता है साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन में लेट्स से मान लिया कि इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है। लेट साइक्लोहेक्साट्राइन क्या है? अगर इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है तो इसको साइक्लोहेक्साट्राइन बोलने की कोशिश की गई। लेकिन अगर इसको बेंजीन की तरह एकदम स्टेबल कर दो, मतलब जबरदस्ती करके स्टेबल करना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको बोलेंगे डिस्टोर्शन एनर्जी। डिस्टोर्शन एनर्जी अगर देने के बाद में अगर तुम जो भी बोलोगे वो होगी, ये एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी इसलिए पॉजिटिव है, तो बेंजीन बन गया। जब इन दो स्ट्रक्चर को बेसिस लेके अगर इस स्ट्रक्चर से डीलोकलाइजेशन एनर्जी देखें तो इट इज समवेयर अराउंड -263। तो समझ लीजिए बेंजीन नॉर्मल साइक्लोहेक्सोट्राइन से, या बेंजीन जो बेंजीन स्ट्रक्चर जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है, वो उससे -263 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। और साइक्लोहेक्साट्राइन जो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है उससे कंपेयर करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी अराउंड -15.7 किलो जूल पर मोल होती है। तो इसका मतलब हमें एक एडिशनल टर्म की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी, यानी डीलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिसिटी अराइज होती है। तो हमें यहीं से समझना पड़ेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बताएंगे, या फिर कहां पर कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि ये सिंपल सिस्टम तो नहीं बचे। ठीक है, तो इसके लिए पहला रूल जो दिया वो उसको बोलते हैं हक्कल रूल ऑफ
एरोमेटिसिटी। हकल ने बोला कि भाई मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है। मेरा सिस्टम क्या होना चाहिए, मेरे पास में 4 रूल हैं, इन 4 रूल को फॉलो करो। अगर ये 4 रूल फॉलो होते हैं तो एरोमेटिक है कंपाउंड, नहीं तो नहीं एरोमेटिक है। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, क्लो बंद होना चाहिए, ओपन कंपाउंड होना चाहिए। इस तरह का कंपाउंड ओपन कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया यही है। उसके बाद में ये प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेन मतलब साइक्लोहेक्साट्राइन की तरह नहीं, ठीक है। तो प्लेनर होना चाहिए। जैसे अगर तुम बोलोगे कि ये वाला कंपाउंड जो है साइक्लोहेक्सेन, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं हो सकती, तो प्लेनर होना चाहिए। और इन जनरल इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इंपोज करते हैं उसमें प्लानरिटी। अगर इस कंपाउंड में अगर मैं मतलब बेंजीन में भी देख लूं तो मेरे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इसके बाद में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो सभी कार्बन एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करे, वहां सभी कार्बन पे एक भी कार्बन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हकल ने लास्ट जो रूल निकाला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2। और n जो आना चाहिए, इसमें n होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर होने चाहिए। अगर आधा आ गया, सपोज 1/2 आ गया, नहीं चलेगा। 1/4 आ गया, नहीं चलेगा। 2/3 आ गया, नहीं चलेगा। होना चाहिए, इसको बोलेंगे इंट्रीगल मल्टीपल, ठीक है। इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, भाई ये प्लेनर सिस्टम है, बिल्कुल प्लेनर है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है इसी कार्बन पे। मतलब अगर बॉन्ड अगर मैं इसका चार्ज करने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन इस कार्बन पे तो पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए साइक्लोप्रोपीन जो है एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हैं और क्या वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बस समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हकल रूल के बारे में और जानेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। और जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप समझ में आएगा। क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।